हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम किताब पृथ्वी हमारा आवाज़ से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर। अब अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं? अक्षांश और देशांतर आपने इंग्लिश में पढ़ा था, इसलिए आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। अक्षांश और देशांतर कहते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये दो वर्ड्स जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, शायद आपने पहले समझ भी लिया होगा, लेकिन आज हम फिर से पढ़ेंगे और हो सकता है ये ज़्यादा डीपली हो। पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम ये पिक्चर्स देख लेते हैं, जो यहाँ पिक्चर्स दी हुई हैं इन्हें देख लेते हैं। इसमें जो ये पिक्चर्स दी हुई हैं, इसमें साफ तौर पे बताया गया है अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा ब्लर हो गया है ज़्यादा जूम करने की वजह से, क्योंकि ये किताब है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है अक्षांश और यहाँ लिखा हुआ है ये देशांतर। अब यहाँ दिखाया भी गया है, ये रेड कलर की जो लाइन है ये हमारी क्या है, अक्षांश है। रेड कलर और ये ग्रीन कलर और ये आपका येलो कलर, इन तीन कलरों से यहाँ पर अक्षांश दिखाए गए। इसी तरह रेड, ग्रीन और येलो से ही देशांतर दिखाए गए, बट देशांतर कैसे लंबाई में होते हैं, ठीक है, इस तरह लंबाई में, और अक्षांश लेटे हुए। क्लियर? मीन्स ये आपकी लेटीट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड। क्लियर? चलिए अब चलते हैं चैप्टर की तरफ, और चैप्टर क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। उत्तर एवं दक्षिण मीन्स नॉर्थ एंड साउथ में। नॉर्थ एंड साउथ में क्या है, हमारी पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। किस तरह की, चलिए देखते हैं। पहले बोर्ड पे हम समझ लेते हैं किस तरह की हमारी पृथ्वी है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये ग्लोब है हमारा, इस तरह का हमारा ग्लोब होता है, और इसमें हमारे जो एरियाज होते हैं इस तरह से हो सकते हैं कहीं पर भी, मतलब आप ग्लोब देखेंगे तो उसमें नज़र आ जाएगा कि आपको किस तरह का ग्लोब होता है। बट ये क्या होता है, ग्लोब हमारे बिल्कुल गोल दिखाई देते हैं, जबकि वो गोल नहीं होते हैं रियलिटी में, मतलब होना नहीं चाहिए उनको गोल। क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है थोड़ी सी चपटी है, यानी ऊपर से नीचे से अगर हम गुब्बारा लीजिए और गुब्बारे को ऊपर और नीचे से दबा दीजिए, जो हमारी ऐसे बाहर को निकल जाएगा गुब्बारा, उस तरह की हमारी जो है पृथ्वी है, ठीक है। गोल गुब्बारा लिया हमने, उसको ऊपर और नीचे से दबा दिया, तो जो हमारा आकार बनकर आया, ज़्यादा नहीं दबाना, नॉर्मली हल्का सा दबाना है उसको, और फिर जो हमें आकार नजर आएगा ऐसा ही आकार हमारी पृथ्वी का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अब जो ये ग्लोब क्या है, ग्लोब एक हमारी पृथ्वी जैसा एक प्रतिरूप है, लेकिन पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी के अंदर पृथ्वी कैसे हो सकती है, तो ये छोटा रूप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, तथा गुब्बारे ग्लोब जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। यानी अगर हमें किसी का एड्रेस बताना है, मीन्स हम छोटे लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं। छोटे लेवल पर फिर बारीकी में जाना पड़ेगा, लेकिन हम अगर किसी की कोई लोकेशन बतानी है, मान लीजिए कोई दिल्ली में बैठा है, तो दिल्ली किस जगह पर है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर हम सोचें, तो उसके लिए बताने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, दो रेखाओं की ज़रूरत होगी। और वो कौन सी रेखाएँ हैं, वो हमारी रेखा हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, यानी अक्षांश एवं देशांतर। और अब आपको लॉन्गिट्यूड और क्या नाम है, लेटीट्यूड आपको भूलना पड़ेगा, और अब आपको इस साल क्या याद रखना पड़ेगा, अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है।
आपको वो भी याद रखना है, बट भूलने का मतलब ये नहीं है कि जहन से निकाल देना है, बट दोनों को एक साथ याद रखना है। चलिए, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है, और मैंने बताया कौन सी। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है अवस्था में स्थित होती है, झुकी अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ये ख्याल रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि पश्चिम किसे कहते हैं। चलिए मैं आपको अच्छे से चारों साइड है, तीनों लैंग्वेजेस में समझा देता हूँ। अगर आपके समझ में नहीं आता है कि भाई हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिण किसे कहते हैं, पश्चिम किसे कहते हैं, पूर्व किसे कहते हैं, तो आपके ये समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बोर्ड पर समझा देता हूँ कि हम किस चीज़ को दक्षिण कहते हैं, किस चीज़ को पूर्व कहते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। चलिए, आप देख सकते हैं मैंने वो चीज़ें लिख दी हैं जिसको हम इंग्लिश में अच्छी तरह से जानते हैं और अच्छी तरह हमें याद है, लेकिन अब हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें याद नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमें नॉर्थ याद है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, और ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, हमें अच्छी तरह याद है। लेकिन अब हम हिंदी में बात करते हैं। नॉर्थ को क्या बोलते हैं? उत्तर, हिंदी में बोलते हैं उत्तर। और साउथ को क्या बोलते हैं हिंदी में? साउथ को बोलते हैं दक्षिण। ठीक है, साउथ को बोलते हैं दक्षिण। ठीक, इसी तरह वेस्ट को क्या बोलते हैं हम? पश्चिम, पश्चिम। और ईस्ट को क्या बोलते हैं? ईस्ट, वेस्ट। तो जाहिर सी बात है उसको पूर्व बोलेंगे, पूर्व। ठीक, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, इसी तरह हम उर्दू में भी लिख लेते हैं जब हम तीनों लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। शुमाल, ठीक है, यहाँ बोलते हैं हम जुनूब, ठीक है, और यहाँ बोलते हैं हम मशरिक, और यहाँ मगरिब, मशरिक और ये मगरिब। आप उर्दू में आसानी से याद। अब आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, यानी जिसकी हमने सिर्फ कल्पना की है। और वो क्या है? अपने अक्ष पर घूमती ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी सुई मौजूद नहीं है जैसे कि हमारे ग्लोब में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अब वो कौन सी काल्पनिक रेखा है? इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, दोनों बराबर बराबर आधे भाग होते हैं। ठीक है, इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु। विषुवत वृत्त से वृत्तों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक बार और पढ़ लेते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। ये जो आपके पास जो चित्र दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें क्या है? ये तमाम लाइनें क्या हैं? आपकी अक्षांश हैं। और ये क्या है? समांतर रेखाएं हैं। समांतर तो आप जानते हैं किसे कहते हैं? पैरेलल। समांतर कहते हैं पैरेलल लाइनों को। तो ये क्या है? पैरेलल लाइनें हैं आपस में। और ये क्या है आपकी, जो यहाँ लिखा हुआ है विषुवत वृत्त, तो ये विषुवत वृत्त है। ठीक है, यानी मिड लाइन कह सकते हैं हम इसको इंग्लिश में। बीच की जो लाइन होगी, इस पॉइंट से हमारी पृथ्वी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त
शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यानी कि यहाँ से लेके ये विषुवत वृत्त से लेके ऊपर को हम चलेंगे तो यहाँ ये 80 डिग्री और यह जो बिल्कुल उत्तर ध्रुव होगा यानी उत्तरी अक्षांश जो होगा यहाँ पर 90 डिग्री कहलाएगा और यहाँ पर आपका 0 डिग्री, विषुवत वृत्त पर 0 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अक्षांश लिखा और उत्तर दक्षिण नहीं लिखा, तो वो भी हमें लिखना पड़ता है कि उत्तर में या दक्षिण में, क्योंकि हमने 90 तक अक्षांश दिए हैं, 90 डिग्री तक अक्षांश दिए हैं कि अक्षांश 90 उत्तर या दक्षिण। ठीक है, नॉर्थ या साउथ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है, यानी ऊ से उत्तर, द से दक्षिण, सिर्फ इतना ही लिखते हैं, ऊ के बाद डॉट और द के बाद डॉट। इसी तरह इंग्लिश में भी एन के बाद डॉट और एस के बाद डॉट। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो उत्तर यानी कि नॉर्थ और दक्षिण यानी कि साउथ। चलिए व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यानी वो दक्षिण में है और वो उत्तर में है। अगर हम कहें भाई 20 डिग्री अक्षांश पर है तो ये बात गलत होगी। हाँ, पूरी बात कहेंगे कि चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में है, तो ये बात सही है। अगर हमने कहा 20 डिग्री पर है तो गलत होगी बात, क्योंकि इसमें हमने साइड नहीं बताई कि उत्तर डायरेक्शन है या दक्षिण डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पूरी बात बोलनी पड़ेगी, तभी किसी के समझ में आ पाएगा, वरना सिर्फ हम ही जान पाएंगे कि भाई ये उत्तर है या दक्षिण है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर उत्तर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है। ठीक है, तो 2.2 हम ऊपर देख चुके हैं, ये रही आपकी पिक्चर। जितना हम दूर जा रहे हैं उतना ही अक्षांश का आकार यहाँ पर बढ़ रहा है, यानी अगर हम विषुवत वृत्त से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, अगर विषुवत वृत्त के करीब आ रहे हैं तो अक्षांश घट रहा है। ठीक है, यहाँ अब जो पिक्चर है इसमें हमें इलाके बताए गए हैं। उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये ध्रुव वृत्त बताया गया है। ठीक है, इनका नाम है ये उत्तरी शीत कटिबंध। ये जो हमारा ये जो कलर है ये वाला हमारा क्या है, उत्तरी शीत कटिबंध है। और ये वृत्त की जो लाइन है इसको कहा है उत्तरी वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, और जो ये ऑरेंज एरिया है इसको हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। ठीक है, और जो ये लाइन है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा कहते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए कि हमारी उत्तरी ध्रुव वृत्त 66 सही 1/2 डिग्री पर होता है। इसी तरह हमारा जो अगर हिंदी में बात करें तो 23.5 डिग्री पर हमारी कर्क रेखा होती है। ठीक है, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है। इसके बाद नीचे बीच में है 0 डिग्री और इसको हम विषुवत वृत्त बोलते हैं, हमने पहले भी पढ़ लिया। लेकिन ये ग्रीन एरिया है, इस ग्रीन एरिया को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और मकर रेखा किसे कहते हैं, जो ये आपकी
दक्षिण में 23.5 डिग्री होती है वो मकर रेखा कहलाती है, जो उत्तर में 23.5 डिग्री होती है वो हमारी कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, 23.5 मीन्स 23 सही 1/2, यानी 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। ठीक है, इनका आपको नाम याद रखना पड़ेगा। और जो ये नीचे का ऑरेंज एरिया है इसको हम कहते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ये दक्षिणी है वो उत्तरी है, दोनों शीतोष्ण कटिबंध है, ये भी और ये भी। ठीक है, और ये आपका बीच में उष्ण कटिबंध है और ऊपर उत्तरी शीत कटिबंध है और यहाँ पर दक्षिणी शीत कटिबंध है। तो इस तरीके से हम इनके बारे में जान गए। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ का मौसम क्या रहता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ क्या है, महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, ये हम इसमें पढ़ चुके हैं। विषुवत 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं आगे अगले पेज पे दिखाई गई हैं कि क्या है, यहाँ पर ये लिखी हुई हैं। नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, जो मैंने बताई है आपको 23.5 डिग्री उत्तर, एंड सेकंड नंबर पर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हैं, मैं समझा भी चुका हूँ। मकर रेखा हमारी 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है, विषुवत व्रत 66 डिग्री यानी कि 66 सही 1/2 डिग्री पर, यानी 66.5 कह सकते हैं हम उत्तर में, उत्तर ध्रुव व्रत पर। इसी तरह विषुवत रेखा जो होती है वो दक्षिण में होती है 66.5 डिग्री पर, इसको हम ध्रुव व्रत भी कहते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, अब ताप कटिबंध क्या है इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। याद रखिएगा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। एक बार देख लेते हैं उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। उष्ण कटिबंध कहते हैं हम किसको, बताइए जल्दी से। ये आपका बिल्कुल बीच में ये ग्रीन एरिया आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रीन एरिया जो है क्या है, उष्ण कटिबंध है। और यहाँ पर क्या होता है, वर्ष में एक बार सूर्य इस स्थिति में होता है कि बिल्कुल ठीक सर के ऊपर आ जाए, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, आगे लिखा है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। यानी कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। सूर्य की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। देख लेते हैं कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। शीतोष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पर भी है और शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पर भी है। तो यहाँ का जो मौसम रहता है वो क्या रहता है, मध्यम रहता है। जो ऑरेंज एरियाज़ हैं हमारे पास वो क्या है, हमारे मध्यम मौसम रहते हैं, यानी कि ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है यहाँ। ठीक है, तो इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। शीतोष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है, जिसमें मध्यम मौसम रहता है। चलिए वापसी आगे अपनी जगह पर चलते हैं जहाँ हम पढ़ रहे हैं। शीतोष्ण कटिबंध पढ़ लिया हमने। अब इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं।
तो एक बार और देख लेते हैं, शीत कटिबंध किसे कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं हम ऊपर वाले हिस्से को, जो हमें ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ये जो स्लेटी रंग है हमारा, ये क्या है? शीत कटिबंध है। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा रहती है और यहाँ पर भी ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पर हमारी क्षितिज में हमारी किरणें पड़ती हैं, यानी तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वापसी चलते हैं अपनी जगह। शीत कटिबंध हमने समझ लिया, और हमने समझ लिया शीतोष्ण कटिबंध, और हमने समझ लिया उष्ण कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध। जो पृथ्वी है उसके तापमान के अकॉर्डिंग 3 हिस्से किए गए हैं, और 3 हिस्से 2-2 जगह पर हैं, यानी ऊपर की तरफ ठंड है बिल्कुल, नीचे की तरफ ठंड है बिल्कुल। इसी तरह 2 जगह ऐसी हैं जहाँ नॉर्मल है और बीच में हमारी सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और हम यहाँ से देशांतर क्या है इन्हें अगली वीडियो में समझेंगे। अभी हम समझ चुके हैं क्या अक्षांश क्या है, अक्षांश के बारे में समझ चुके हैं, और हम इसके जो 3 क्षेत्र हैं, 3 तरह के क्षेत्र हैं, उत्तर में भी और दक्षिण में भी, उनको हम समझ चुके हैं। और वो क्षेत्र कौन कौन से हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो क्षेत्र हैं हमारे उत्तरी शीत कटिबंध जो कि उत्तर में है, इसी तरह दक्षिणी शीत कटिबंध ये दक्षिण में है, बीच में क्या है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और इसी तरह दक्षिण में भी दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। और मैं मौसम भी बता दूं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पर मौसम मध्यम रहता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पर मौसम मध्यम रहता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ठंड होने की वजह और यहाँ गर्मी होने की वजह आप जान चुके हैं अच्छी तरह। यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है तिरछी होकर पड़ती हैं, यहाँ पर सीधी भी होती हैं और तिरछी भी होती हैं, इसलिए नॉर्मल है। और यहाँ पर सीधी किरणें पड़ती हैं। तो अब हम समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।